नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की आज जयंती है। इस अवसर पर राजधानी स्थित चौक स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर स्वर्गीय लालजी टंडन जी की पावन जयंती पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लखनऊ और स्वर्गीय लालजी टंडन जी एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। अपने पूर्वजों और वरिष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा भाव और सम्मान का भाव ही कृतज्ञता है, जो हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार के रूप में देते हैं, जिसी से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर वो भविष्य में आगे बढ़ते हैं। एक वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ राजनेता, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, ऐसे स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज टंडन जी के नाम पर, उनके इस कर्मभूमि पर चौराहे का नामकरण, खेल विभाग के द्वारा बनाए गए बहुउद्देशीय सभागार का नामकरण और एक मार्ग का नामकरण एक साथ यहां पर संपन्न हो रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति और अपने वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, यही कृतज्ञता है जो हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार के रूप में एक नई शुरुआत उनके सामने करते हैं, जिनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके वे लोग अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा लखनऊ के बारे में अपनी पुस्तक में, अपनी लेखनी के माध्यम से जिन बातों को उन्होंने उद्धृत किया, अगर कहें तो टंडन जी स्वयं में एक चलता फिरता पुस्तकालय था लखनऊ का। लखनऊ की हर छोटी बड़ी बातों के बारे में उनकी जानकारी ली जा सकती थी, देखा जा सकता था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, लखनऊ के व्यवसाय के बारे में, लखनऊ की राजनीति के बारे में, लखनऊ के समाज दर्शन के बारे में, लखनऊ के हर एक क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इस सारी जानकारी लखनऊ के बारे में टंडन जी के पास थी और टंडन जी उन सब के गवाह रहे हैं। आज यही कारण है कि जब टंडन जी की दुखद मौत हुई तो उनकी मृत्यु के समय कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बावजूद जिस मात्रा में लोग उसमें उमड़े थे, उनकी लोकप्रियता को और उनके प्रति हर एक वर्ग के मन में जो सम्मान का भाव था और उसका प्रदर्शन कर रहा था, आज भी ये कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ स्टेडियम में होना था। लेकिन आपने देखा होगा कोविड-19 की जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसके कारण बहुत तीव्र संक्रमण, और लखनऊ में पिछले 1 महीने से जिस तीव्रता के साथ संक्रमण का फैलाव हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री आशुतोष टंडन जी को कि उन्होंने इस बारे में उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए कि हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए केवल जनप्रतिनिधियों की ही उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो और टंडन जी की जन्मदिन पर ही हो, और उसका पालन करते हुए आज ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि खेलकूद विभाग ने बहुउद्देशीय सभागार का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर किया है। खेल विभाग इसके लिए हृदय से धन्यवाद का पात्र है। साथ साथ स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियां इसके साथ सदैव जुड़ी रहेंगी। लखनऊ के विकास के प्रति, प्रदेश के विकास के प्रति उनके मन में जो भाव थे, यह बहुउद्देशीय सभागार उसका प्रतिनिधित्व करेगा। चौक चौराहा के साथ साथ मार्ग के निर्माण, नए मार्ग के बारे में भी यहाँ पे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, आशुतोष टंडन जी ने जो बातें की हैं कि उनके नाम पर अब ये चौराहा और ये क्षेत्र जाना जाएगा। मैं इस अवसर पर नगर निगम को, नगर विकास विभाग को
हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि टंडन जी की जो विरासत है, एक समृद्ध विरासत है, और परिवार से, विचार परिवार से, समाज परिवार से और एक व्यापक तालीम है, हर एक क्षेत्र में उनके प्रशंसक, उनके शुभचिंतक रहे हैं। आज उनकी जयंती के इस अवसर पर कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के 24 घंटे में 13,685 नए मामले सामने आए। अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 81,576 हो चुकी है। हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। भीड़-भाड़ से बचे रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें और हाथ धोते रहें। किसी भी सतह को अगर छुएं तो हाथ धोते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं पूरे कोरोना नियंत्रण की जो रणनीति है उसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। टीम 11 की प्रतिदिन समीक्षा हो रही है, आज भी समीक्षा हुई है और हर तरफ से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा में निर्देश दिए हैं कि कोविड अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करी जाए और वो व्यवस्था हो भी गई है और हो भी रही है। इसके साथ साथ प्रदेश में समुचित ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, वर्तमान में उपलब्धता है। ये लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। आपके सबके जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित हैं, जिनके फ़ोन नंबर स्थानीय स्तर पर भी दिए गए हैं। इसके अलावा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी जो हमारा टोल फ्री नंबर है स्वास्थ्य विभाग का, वो भी आपको नोट कराया है। कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस हो, उस कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर कर सकता है। प्रदेश में टेस्ट की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग अभी लगभग 90,000 अधिकतम RT-PCR के टेस्ट किए हैं, उसको बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी जो लैब्स हैं सबको जब में और कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, मशीनें और लगाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में किया जाए। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान भी चला रही है जो कि कोरोना से लड़ाई की रणनीति में एक बहुत अच्छा एक हमारा हथियार बना है। वो है घर घर सर्वेलेंस की। घर घर जाकर जो संक्रमण के लक्षणों को खोज रही हैं हमारी टीमें। हमारी टीमों ने अब तक लगभग 15,54,00,000 की जो है जनसंख्या को 15,54,00,000 लोगों से घर घर जाकर उनसे संक्रमण के लक्षण की जानकारी ली है और ये प्रक्रिया प्रतिदिन की जा रही है। यदि इस प्रकार हम देखें तो प्रदेश में अभी तक 3,69,00,000 3.69 करोड़ टेस्ट हुए हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। अगर हम ये टेस्ट को और घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से हालचाल जानने वालों की संख्या मिला लें तो लगभग 19 करोड़ लोगों तक पहुँचे हैं। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। 24 करोड़ में से हर एक व्यक्ति तक हमारी टीमें सरकार की पहुंचेंगी, उनका हालचाल जानेंगी, संक्रमण के लक्षण जानेंगी। आपको जैसे बताया, टीका उत्सव के दौरान 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा था, 8,000 पर हो रहा है। अब इसमें लगभग 75,76,000 लोगों को टीका लग चुका है। 12 लाख लोगों को दूसरा भी डोज दे दिया गया। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कुल लगभग 88,000 डोजेस दी गई हैं और ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। सभी को सलाह दी जाती है जो कि वो लक्षित आयु वर्ग के हैं, 45 वर्ष से अधिक हैं, अपने नज़दीकी टीका केंद्र पर जाकर अपना टीका लगवाएं और औरों को भी ये प्रेरित करें कि वो जल्दी से जल्दी अपना टीका लगवाएं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,197 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 81,576 है। जो लोग संक्रमण के प्रारंभ से अभी तक संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या
बढ़ के अब 6,14,819 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,93,379 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 89,000 से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,69,54,537 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 81,576 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 44,196 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और बाकी मरीज हमारी जो L2, L3 की व्यवस्था है अस्पतालों की, उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,98,220 इलाकों में 5,27,395 टीम दिवस के माध्यम से 3,20,46,990 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,53,95,497 है। इस समय संक्रमण प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार से ऐसी कोई लापरवाही न करें, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ता है। बिजनौर के थाना सेवहारा क्षेत्र के गांव मंसूर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 प्रधान प्रत्याशी गुटों में लाठी डंडे और पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत नाजुक बताई जा रही, जिसे हाई सेंटर रेफर किया गया है। बाकी 4 घायलों का जिला अस्पताल बिजनौर में इलाज चल रहा है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना सेवहारा क्षेत्र में 2 प्रधान प्रत्याशी गुटों में मामूली कहासुनी को लेकर लाठी डंडे और पथराव हो गया। इसमें 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना सेवहारा के मंसूरपुर गांव में प्रधानी को चुनाव के लेकर के वाद विवाद हुआ। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष हैं, फिर उसमें पत्थर चल गए। गलवा का मुकदमा कायम है। इसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके पर शांति है। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और अवैध हथियार पंचायत चुनाव में दहशत फैलाने के लिए बिक्री के मकसद से यहां पर बनाए जा रहे थे। आज चौकी प्रभारी मणन थाना असमौली उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध एक गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा ग्राम सैदपुर जयराम में एक प्रधान पद के प्रत्याशी के एक सहयोगी द्वारा बांटी जा रही शराब को पकड़ा गया, परंतु उस पर बिना कोई वैधानिक कार्रवाई किए हुए उसे चौकी से छोड़ दिया गया। इस प्रकार के कृत्य अक्षम्य हैं और इसी वजह से इनको निलंबित करते हुए इस पूरे मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक संभल को सौंपी जा रही है। डीएम बस्ती सौम्या अग्रवाल ने विकास भवन सभागार स्थित कोविड-19 के कमांड और कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने वहां पर उपस्थित पंजिका का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय डीसीपी और चकबंदी लेखपाल मौके पर मौजूद नहीं मिले। जिलाधिकारी ने जवाब तलब करते हुए इनका वेतन रोकने का निर्देश दिया है, साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। तो डीएम ने कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं मिले। जो लेखपाल थे और जो डीपीसी थे वो यहां पर मौजूद नहीं दिए, तो इनका वेतन रोकने का निर्देश डीएम द्वारा जारी किया गया है। श्रावस्ती में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को सख्त हिदायत दी और कहा कि अगर जिन मतदाताओं के चेहरों पर मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं मतदान स्थलों पर लगे कर्मचारियों को मास्क लगाना और ग्लव्स लगाना जरूरी है। साथ ही मतदान स्थलों पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि जिले में आगामी 15 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
जालौन में डीएम ने बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बैठक की और साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई। धर्म गुरुओं से आम जनमानस से अपील कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की गई। धर्मस्थलों पर स्कैनिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित करने का निवेदन भी किया गया। जालौन पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो किसी वारदात की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। हमारी जॉइंट टीम जिसमें SWAT टीम, सर्वेलांस टीम और माधवगढ़ पुलिस है, हम इस जॉइंट टीम ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। इनके कब्जे से एक SBBL गन हमें मिला, एक तमंचा, कारतूस और एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। इन बदमाशों के नाम सुनील कुमार है और विशाल यादव। ये बदमाश जो है हमारे ही माधवगढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुरा के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध जो है माधवगढ़ थाना क्षेत्र में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इस अपराध से संबंधित अन्य जो भी अपराधी हैं उनकी तलाश जारी है। बाराबंकी में एक तरफ जहां शराब माफिया डाल चल रहे हैं तो वहीं पुलिस पात चल रही है। दरअसल शराब माफियाओं ने अब तस्करी का नया तरीका खोज लिया है। शराब माफिया पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाराबंकी पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लाख कीमत की अवैध शराब और एम्बुलेंस को कब्जे में ले लिया है। आरोपी एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है और बताया जा रहा है कि जैतपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर अहमदपुर टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चला रखा था। एक एम्बुलेंस की जांच की गई तो उसमें मरीज की जगह एक बड़े बक्से के अलग अलग डिब्बों में 1804 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव में शराब माफियाओं ने गुपचुप तरीके से शराब खपाने के लिए तस्करी कर रहे थे और इसका एक बड़ा खुलासा पुलिस जल्द ही करने वाली है। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स को रवाना किया गया है। मुरादाबाद पुलिस लाइन से रामपुर बरेली के लिए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस फोर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद 750 पुलिस कांस्टेबल और 120 सब इंस्पेक्टर को खास प्रशिक्षण देकर चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना किया गया। निर्देश दिए गए कि हमेशा मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही ड्यूटी पूरी निष्ठा से करने की हिदायत भी दी गई। सभी को रोडवेज बसों के जरिए रवाना किया गया और पहले चरण का चुनाव संपन्न कराने के बाद ये सभी बिजनौर और अमरोहा में होने वाले दूसरे चरण का चुनाव संपन्न कराएंगे। उसके बाद संभल और मुरादाबाद में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को भी यही पुलिसकर्मी सकुशल संपन्न कराएंगे। इटावा में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। भरथना रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर पानी भर चुका है। यह पानी माइनर के ओवरफ्लो होने के बाद इतना बढ़ गया कि पटरियां डूबती हुई नजर आई हैं। इसके चलते रेलों का संचालन भी काफी प्रभावित हुआ है। आलम यह है कि धीमी गति से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग की लापरवाही से माइनर का पानी ओवरफ्लो होकर गेहूं की कटाई के बाद उसके कचरे के जमा होने के चलते ये बताया जा रहा है। ये कैनाल काफ़ी दिन से बंद थी, तो इस वजह से आज कैनाल को उन्होंने छोड़ा तो फुल सप्लाई लेवल तक पानी आया और जो पीछे का पूरा कचरा था, क्योंकि जो कैनाल है ये कॉलोनी के बीच से आई है, काफ़ी गहरी बसावट है, तो लोग सामान डालते, फिर मंदिर भी बगल में है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। उन्होंने पानी के फ्लो को रोका और जो पानी था ओवरफ्लो हो गया, हमारे ट्रैक के ऊपर चला गया, जो ट्रैक के लिए अनसेफ था। तो सर ये ट्रैक कौन सा है ये रेलवे का? ये हावड़ा दिल्ली मेन रूट है। तो इससे किस तरह से ट्रेनें प्रभावित हुई? ट्रेनें प्रभावित हुई है, ट्रेनों की रनिंग जो अनसेफ हो जाएगी तो हमें स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा 30 km का। बहुत दिनों से नहर अभी ये बंद चल रही थी, तो लोगों ने कचरा डाल दिया होगा इसमें पीछे पूरे, तो ये नहर चली है तो थोड़ा इसमें कचरा पीछे का इकट्ठा होते हुए पीछे का कचरा इकट्ठा हो गया यहाँ पे रेलवे साइफन पे, क्योंकि साइफन थोड़ा छोटा बना हुआ है, रेलवे का साइफन है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये रेलवे ट्रैक प्रभावित होगा? हाँ, तो जैसे ही हमको पता चला तत्काल में हमने जेसीबी मंगा के
हम इसको सफाई करवा रहे हैं और फिलहाल में देखिए खुल गया है ये। तो ये सफाई के लिए इसमें और कचड़े में क्या क्या चीज़ें की संभावना है, कैसे कौन से कचड़े हैं जिसकी वजह से पानी रुका है? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे फसल जो होती है उसका रेजिड्यू जो बच जाता है, किसान खेत का वहीं पे डाल देता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है। जब पानी चलता है तो वो आ जाता है। बाकी घर के कचरे हो गए, किसी ने कुछ डाल दिया, बोरी वगैरह हो गई, कभी मवेशी वगैरह आ जाते हैं, तो वो उसमें फंसने की संभावना रहती है, उससे जाम हो जाता है अक्सर। पीडीडीयू नगर इलाके में एक जनरल स्टोर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हुआ है। दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, क्योंकि लोग यहां से तुरंत भागने लगे। आसपास के दुकानदार भी बहुत ज्यादा घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में बन गया। तो आपको बताएं कि आग की वजह से यहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। दुकान का काफ़ी ज़्यादा सामान जलकर खाक हो गया और जब कारणों की पड़ताल की गई तो ये वजह सामने आई कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके चलते एक चिंगारी ने इस तरह का यहां पर आग का तांडव दिखाया। इसके बाद लोगों ने हालांकि आग बुझाने की तुरंत कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा सामान जलकर खाक हो चुका था। सोनभद्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत बाजार में 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया है। तो सोनभद्र में पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। भारी मात्रा में हेरोइन को यहां पर बरामद किया गया है और मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कॉम्बिंग की और इसको गिरफ्तार किया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से हेरोइन को बरामद किया गया है। लाखों में इसकी कीमत आंकी गई है। तो सोनभद्र के थाना ओबरा की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में एक तस्कर के पास से हेरोइन को बरामद किया गया है। मौके से एक युवक हालांकि भाग गया, इसके साथ एक युवक और था जो कि पुलिस को देखते ही वहां से फरार हो गया, लेकिन एक को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। तो सोनभद्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर एक ड्रग्स के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दो साथी थे, लेकिन पुलिस को देखते हुए एक साथी मौके से तुरंत फरार हो गया, लेकिन एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन को बरामद किया गया है। पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत बाजार में 25 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको जेल भेज दिया और जो इसका दूसरा साथी था जो कि फरार हो गया, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। थाना ओबरा क्षेत्र में मुकेश सिंह कुशवाहा नाम के एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जाती है। ये एक सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकारी ओबरा और श्री भास्कर वर्मा के नेतृत्व में हमारे एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी और स्वाट प्रभारी और साथ ही प्रभारी निरीक्षक ओबरा को लगाया गया था। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और ये जो अभियुक्त है पहले भी हेरोइन की तस्करी में जा चुका है जेल और इसके पहले से भी 4 मुकदमे हैं। ये जो टीम है उसने बहुत ही सराहनीय काम किया है और इस टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।